नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल नींव है। एक ऐसी चीज जहां दो बहुत ही जरूरी पहलू आपस में टकराते हैं। एक तरफ है सरकार की गोपनीयता यानी सीक्रेसी और दूसरी तरफ है एक आम नागरिक का जानने का मौलिक अधिकार। भारत का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई एक्ट 2005 दरअसल एक ऐसा गेम चेंजर कानून है जिसने इस संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कानून हमें सिखाता है कि देश का हर एक व्यक्ति सरकार से सवाल पूछने और जवाब पाने का पूरा हकदार है। लेकिन क्या सच में यह हक इतना बड़ा है? इसकी आखिर सीमाएं क्या हैं? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे और इस कानून की पूरी एनाटॉमी को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो इस कानून को सही ढंग से समझने के लिए हम आज की इस चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, नागरिक सशक्तिकरण। दूसरा, पारदर्शिता की सीमाएं। तीसरा, जनहित का आकलन। चौथा, सूचना रेफरी। और आखिर में हम बात करेंगे आरटीआई के सामने आने वाली चुनौतियों की। चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग से शुरुआत करते हैं, नागरिक सशक्तिकरण। आइए देखते हैं कि 2005 के इस पूर्ण आरटीआई एक्ट तक पहुंचने का हमारा सफर कैसा रहा। देखिए, एक आम आदमी को इतना ताकतवर बनाने का ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ था। इसे बनने में दशकों लग गए। 1976 में राज नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक मौलिक अधिकार है। फिर 1990 के दशक में राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसे हम एमकेएसएस के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक ग्राउंड लेवल आंदोलन शुरू किया। उनकी मांग बहुत सीधी थी, जनता के पैसे के खर्च में पारदर्शिता होनी चाहिए। उनके इस संघर्ष ने ऐसी चिंगारी लगाई कि 1997 में तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपना खुद का आरटीआई कानून बनाया। और इन्हीं सब कोशिशों का नतीजा था कि 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर हमारा पूर्ण आरटीआई एक्ट पास हुआ। और हाँ, ये कानून सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाला सरकारी नियम नहीं है। आज की डेट में ये सिविक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा आधार है। आरटीआई एक्ट लगभग हर भारतीय विश्वविद्यालय में कानून के छात्रों को पढ़ाया जाता है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर पब्लिक को एम्पावर करता है, जिससे आगे चलकर हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत बन सके। सिर्फ 30 दिन। जी हाँ, आरटीआई के तहत जवाबदेही तय करने के लिए समय सीमा बहुत सख्त रखी गई है। पब्लिक अथॉरिटीज को आपकी किसी भी आम सूचना के अनुरोध का जवाब हर हाल में 30 दिन के भीतर देना ही होता है। लेकिन अगर बात किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता की हो, यानी लाइफ इन लिबर्टी की, तो ये कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। ऐसे मामलों में सूचना सिर्फ 48 घंटे के भीतर देनी पड़ती है। सोचिए, ये इस कानून की असली ताकत है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पारदर्शिता की सीमाएं। क्योंकि हर जगह एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी काम नहीं आती। कुछ जगहों पर सरकार का गोपनीयता बनाए रखना लीगली जरूरी होता है। आप खुद सोचिए, क्या सरकार की हर एक फाइल जनता के सामने खोली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। जब देश की सुरक्षा या किसी की निजी जानकारी का सवाल आता है, तो स्टेट के लिए गोपनीयता बनाए रखना जरूरी हो जाता है। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 के तहत कुछ खास छूटें दी गई हैं, जैसे अगर कोई सूचना भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बन सकती है या किसी चल रही लीगल इन्वेस्टिगेशन को रोकती है, तो उसे डिनाई किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट की अवमानना, संसद के विशेषाधिकार का हनन, किसी दूसरे देश से मिली गुप्त जानकारी, ट्रेड सीक्रेट्स और यहाँ तक कि कैबिनेट पेपर्स को भी, जब तक कि उस पर आखिरी फैसला ना हो जाए, आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। और सेक्शन 8 के अलावा भी सेक्शन 24 के तहत एक और बहुत बड़ा एक्सेप्शन आता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, बीएसएफ और ऐसे करीब 27 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज इस कानून से पूरी तरह बाहर रखी गई हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर इन एजेंसीज पर भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन का कोई वैलिड आरोप लगता है, तब इन्हें ये छूट नहीं मिलती। ऐसे गंभीर मामलों में इन्हें भी आरटीआई के तहत सूचना देनी ही पड़ती है। अब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में 10 बातें लिखी हैं। उनमें से सिर्फ एक जानकारी ऐसी है जो देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। तो क्या उस एक पॉइंट की वजह से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट छुपा लिया जाएगा? यहाँ पर एंट्री होती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की, जो सेक्शन 10 में बताई गई है। ये एक बहुत ही चतुर कानूनी सिद्धांत है। ये ऑफिशियल्स को इजाजत देता है कि वो उस डॉक्यूमेंट में से सिर्फ उस सेंसिटिव हिस्से को काट कर अलग कर दें और बाकी की सारी जानकारी नागरिक को दे दें। है ना ये एक बैलेंस्ड अप्रोच?
बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जनहित का आकलन। यहाँ हम देखेंगे कि जब राइट टू नो और सीक्रेसी आपस में टकराते हैं तो बैलेंस कैसे बनता है। अक्सर कानून और सोसाइटी का भला आपस में टकरा जाते हैं। आप अपने दिमाग में एक तराजू की कल्पना कीजिए। एक पलड़े पर हार्म यानी नुकसान है, जैसे कमर्शियल सीक्रेट्स, प्राइवेसी या सुरक्षा को होने वाला नुकसान, और दूसरे पलड़े पर है पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, जिसमें सरकार की जवाबदेही, आम कल्याण और जनता की सुरक्षा आती है। आरटीआई एक्ट ये साफ आदेश देता है कि अगर सूचना उजागर करने से पब्लिक का जो भला होगा वो किसी प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन के नुकसान से ज्यादा भारी पड़ता है तो ऑफिशियल्स को वो सूचना देनी ही होगी। इसे पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड कहते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर ये पब्लिक इंटरेस्ट या जनहित है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत ही बढ़िया व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि जनहित की कोई ऐसी ठोस रिजिड डेफिनेशन नहीं है जिसे बंद कर रखा जा सके। ये इलास्टिक है, लचीला है। समाज की हालत, वक्त और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जनहित की परिभाषा बदलती रहती है। जो आज जनहित में है हो सकता है 10 साल पहले ना रहा हो। और असल जिंदगी में इस पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल देखा गया है। उदाहरण के लिए 2011 के सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस को ही लीजिए। कोर्ट ने तय किया कि छात्रों को अपनी चेक की हुई आंसर शीट्स देखने का पूरा हक है, जो पहले निजी या पर्सनल मानी जाती थी। वहीं 2015 के आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री केस में कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक की बैंक इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स भी जनता को दी जा सकती हैं ताकि फाइनेंशियल सिस्टम्स में पारदर्शिता आए। ये क्लियर कट दिखाता है कि कैसे बड़े और जटिल संस्थानों को जवाबदेह बनाने के लिए जनहित का इस्तेमाल किया गया। चौथा भाग, सूचना रेफरी। कानून तो बन गया, पर आखिर इस आरटीआई एक्ट को प्रैक्टिकली एनफोर्स कौन करवाता है? कानून सिर्फ पेपर पर होने से तो कुछ नहीं होता ना, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए रेफरी चाहिए होते हैं। केंद्र स्तर पर इसकी सबसे बड़ी अथॉरिटी द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी है। ये एक बिल्कुल स्वतंत्र स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। खास बात यह है कि इनकी नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और वो भी एक हाई लेवल कमेटी की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और आप इनकी पावर्स को कम मत समझिएगा, इनकी ताकत किसी सिविल कोर्ट से कम नहीं है। सीआईसी उन मामलों में अपील सुन सकती हैं जहां आपको सूचना देने से मना कर दिया गया हो। वो शिकायतों की खुद जांच कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज को डायरेक्टली बाइंडिंग ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, कानून का पालन न करने वाले अधिकारियों पर सीधे आर्थिक जुर्माना या फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा सकते हैं। और यहाँ दांव पर आखिर क्या लगा है? 25,000 रुपए। ये वो अधिकतम आर्थिक जुर्माना है जो किसी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ पर लगाया जा सकता है अगर वो बिना किसी वैलिड रीजन के रिकॉर्ड्स देने में देरी करता है या आपको गलत जानकारी देता है। ये पेनल्टी ऑफिशियल्स को कॉन्स्टेंटली जवाबदेह बनाए रखने का एक बहुत ही सॉलिड हथियार है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, आरटीआई की चुनौतियां। आज के वक्त में इस वाइटल टूल के सामने क्या मॉडर्न हर्डल्स और बाधाएं हैं? कानून रूल्स के हिसाब से तो बहुत मजबूत लगता है, पर ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। पेनाल्टीज के इतने सख्त नियम होने के बावजूद डेटा हमें एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता है। सिर्फ 2% योग्य मामलों में ही दरअसल जुर्माना लगाया जाता है। बाकी के 98% मामलों में ऑफिशियल्स बिना किसी पेनल्टी के निकल जाते हैं। और जाहिर है इस वजह से अधिकारियों में कानून का डर और अकाउंटेबिलिटी दोनों बुरी तरह कमजोर हो जाते हैं। सोर्स और भी कई सिस्टम लेवल के हर्डल्स की तरफ पॉइंट करता है। कमीशंस में पेंडेंसी या बैकलॉग्स का बहुत बड़ा ढेर लगा है और स्टाफ की भारी कमी है। सरकारी रिकॉर्ड रखने का तरीका अभी भी पुराना है, जिससे डिलेज होते हैं, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में इस अधिकार को लेकर अभी भी जागरूकता बहुत कम है। इसके अलावा हाल ही में कुछ लेजिस्लेटिव बदलाव भी हुए हैं, जैसे कि 2019 का आरटीआई अमेंडमेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी और उनके टेन्योर का कंट्रोल सरकार ने अपने पास ले लिया, और फिर 2023 का डीपीडीपी एक्ट, जिसने पर्सनल इंफॉर्मेशन के मामलों में पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड को पूरी तरह हटा दिया। आलोचना करने वालों का मानना है कि ऐसे कदमों से कमीशंस की स्वतंत्रता कम होती है और अल्टीमेट ट्रांसपेरेंसी पर असर पड़ता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने मजबूर करने वाला सवाल आकर खड़ा होता है। जैसे जैसे ये आरटीआई एक्ट आगे बढ़ेगा, जरूरी गोपनीयता और लोकतांत्रिक पारदर्शिता के बीच का ये नाजुक संतुलन आगे कैसे मेंटेन किया जाएगा? ये एक ऐसी चुनौती है जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को लगातार फेस करनी होगी।
आरटीआई कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जीता जागता मैकेनिज्म है और इस पर लगातार नजर रखना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।